प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। क्लास 9th में मैं आपको अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार, आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। लोकतांत्रिक अधिकार क्या कहलाते हैं? सबसे पहले तो इसकी भूमिका दी गई है। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुना जाना जरूरी है। लेकिन अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर निर्भर होना चाहिए, जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हैं। ये तथ्य जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तथ्य अधिकारों का उपयोग। आखिर हमारे पास जो अधिकार हैं, हम उनका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी तथ्य है। बहुत सही ढंग से चुने गए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। यानी कुछ ऐसे भी कानून हैं जिनका हमको उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसे होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात करते हैं। इससे हम इस पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। तो आज हम सबसे पहले अधिकारों के बिना जीवन, जो हमारे अधिकार हैं, इसके बगैर हमारा जीवन कैसे होगा। प्रिय श्री टोनी ब्लेयर, सबसे पहले तो यही है कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतज़ार करता रहा, आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं? वे दूर दराज के गुआंतानामो बे में क्यों रखे गए हैं? मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बातें करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। अनस जमिल अलबन्ना, उम्र 9 साल का बच्चा है। उसने 2005 में 7 दिसंबर 2005 में ये पत्र लिखा था। तो इसमें दिया गया है कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा है। इस पुस्तक में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद रखने की कोशिश करें तो हमने सबसे पहले ये सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने तथ्यों के अधिकार वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? तो कुछ तथ्य दिए गए हैं प्रत्येक उसके बारे में, जैसे लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है। दूसरे अध्याय में दिया गया, हमारे संविधान निर्माताओं का मानना है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। तीसरे में भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अधिकार और अत्याचार, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ हो तो हम हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। इस तरह से ये दिए गए हैं 4 अध्यायों के बारे में। अब इसके बारे में जो पत्र लिखा गया, इसके बारे में बताया गया है।
ग्वांतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल-बन्ना उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके देश को उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उनकी देश की सरकार को इसकी सूचना तक नहीं दी गई है। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही एक कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। अब सऊदी अरब में जो नागरिक अधिकार दिए गए हैं वो किस तरह के दिए गए हैं? ग्वांतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ दूर रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है, अर्थात उनको मर्दों से कम दर्जा है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां भी लगी हैं। मर्दों को जल्दी स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। तो ये सऊदी अरब के बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में अगली घटना दी गई है, कोसोवो में जातीय नरसंहार। आप यह सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूट करके अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोस सेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूर्ण नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई
लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़ करके चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई। 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इज्जत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोल करके 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इज्जत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। यह बरसात में बेघर होकर के सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए, यह नरसंहार उस देश को अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत करके सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए, उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर के यह क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा भी चला। इस तरह से इसके बारे में दिया गया है। अब कोसोवो की बतीसा की तरफ से 1984 के सिख विरोधी दंगों या 2002 के गुजरात दंगों में वैसी स्थिति झेलने वाली किसी महिला के नाम एक पत्र लिखिए। सऊदी अरब की महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम एक ज्ञापन लिखिए। इस तरह से ये पत्र लिखा जाना है। अब इसके आगे दिया गया, अधिकार विहीन जीवन के इन तीनों मामलों में मिलते जुलते उदाहरण भारत से ही दें। ये उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें। नंबर 2, भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की अखबारी रपट। तीसरा, हमारे देश के किसी हिस्से में जाति हिंसा। चौथा, महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें। फिर इन मामलों और भारतीय मामलों के बीच समानता और अंतरों की सूची बनाएं। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक उसी तरह का भारतीय उदाहरण दें। तो इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हुई हैं, इनके बारे में दिया गया है। अब इसके बाद में आता है कि जहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके।